Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to this channel. Here we are going to study the 7th chapter from Home Science class 12th, and the name of this chapter is Management of Support Services, Institutions and Programs for Children, Youth and Elderly. यहाँ पे हम चिल्ड्रन, यूथ और एल्डरली तीनों के लिए जो सपोर्ट सर्विसेज चलाई जा रही हैं उनके मैनेजमेंट की बात करेंगे। कौन से प्रोग्राम, कौन से इंस्टीट्यूशंस इन लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं उनकी भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन कि वल्नरेबल शब्द जो कि आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ोगे वो क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है। द वर्ड वल्नरेबल रिफर्स टू दोज पर्सन, ग्रुप्स और इन अ सोसाइटी who are more likely to be affected by adverse circumstances and on whom adverse circumstances are likely to have a more harmful impact। तो जिनके ऊपर बुरी सिचुएशंस का असर जल्दी पड़ जाता है या जो बुरी सिचुएशन से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं उनको ही हम वल्नरेबल बोल सकते हैं। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, पर्सन का ग्रुप भी हो सकता है, कोई ना कोई कम्युनिटी भी हो सकती है। A family along with other structures of the society like school, hospital, etc. Is expected to meet the needs of its member। तो देखो फैमिली का और जो भी अदर सोसाइटी में चीज़ें हैं जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, सबका काम क्या है कि जो भी इसके मेंबर हैं उनकी नीड्स को पूरा करे। फैमिली का काम है कि वो अपनी मेंबर की नीड्स को पूरा करे। उसी तरह स्कूल का काम है कि वो अपने स्टूडेंट्स की नीड को पूरा करे। हॉस्पिटल का भी काम है कि वो अपने पेशेंट्स की नीड को पूरा करे। तो सबका काम होता है कि वो भी जो भी उसके मेंबर हैं उनकी नीड्स को वो पूरा करे। However, many families in our country are unable to meet even the basic needs of their members and or assess as well as utilize the various services provided by other structures of the society due to various reason। तो बहुत सारी फैमिलीज हमारे यहाँ ऐसी हैं हमारी कंट्री में जो कि अपने मेंबर्स की बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाती, साथ ही साथ जो उनको सोसाइटी से सुविधाएं मिल रही हैं उनको भी वो अवेल नहीं कर पाती। दीज रीजन्स आर, तो कुछ रीज़न है जिनकी वजह से ऐसा होता है कि फैमिली अपने मेंबर्स की नीड को पूरा नहीं कर पाती या जो भी सोसाइटी से सर्विसेज दी जा रही हैं उनको अवेल नहीं कर पाती। तो उसके यहाँ पे रीज़न बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है। पावर्टी इन इंडिया इज़ वाइड स्प्रेड विथ द नेशन एस्टिमेटेड टू हैव अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर। तो इंडिया में पूरी दुनिया में जितने गरीब लोग हैं उसका 1/3 कहाँ पे रहता है, इंडिया में रहता है। तो हमारे यहाँ पावर्टी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से भी हम अब जो लोग गरीब होंगे वो अपनी फैमिली की बेसिक नीड को तो पूरा नहीं ही कर पाएंगे और ना ही जो भी सुविधाएं दी जा रही है कम्युनिटीज़ द्वारा या जो भी इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं, जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं उनको भी वो अवेल नहीं कर पाते। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन 2011-12 29.5% of the population was living below the national poverty line। तो बहुत सारे ऐसी पॉपुलेशन थी जो कि पावर्टी लाइन के नीचे रह रही थी, ठीक है। और वो पॉपुलेशन कितनी थी, हमारे देश की 29.5% पॉपुलेशन ऐसी थी। लेस देन 30% ऑफ आवर पॉपुलेशन हैज़ असेस टू एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटीज़। बहुत कम लोग ऐसे थे जिनको सैनिटेशन फैसिलिटी मिल पाती थी, साफ़ सफाई वाली सुविधाएं मिल पाती थी, ठीक है, जैसे जिसको हम हाइजीन फैसिलिटी बोल सकते हैं, वो मिल पाती थी। सिर्फ 30% लोग ही ऐसे थे जो इन फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाते थे। लेस देन हाफ ऑफ ऑल डिलीवरीज इन अ ईयर आर कंडक्टेड बाय ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट। तो बहुत कम डिलीवरीज, आधे से भी कम डिलीवरीज ऐसी थी जो कि ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट द्वारा कराई जाती थी। मतलब ऐसे लोगों द्वारा कराई जाती थी जो ट्रेंड हों, जिसकी वजह से क्या होता था कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। माँओं की मृत्यु होने लगी थी, बच्चों की भी डेथ होने लगी थी और मॉर्बिडिटी रेट भी बढ़ने लगी थी। मतलब मॉर्बिडिटी रेट का क्या मतलब होता है कि रेट ऑफ डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन। तो रोग की क्षमता भी क्या होने, रोग का जो लेवल है, रोग का जो रेट है वो भी बढ़ने लगा था, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि डिलीवरी अच्छी कंडीशन में नहीं हुई है तो मदर को भी प्रॉब्लम होगी और चाइल्ड को भी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से ये देखा गया था कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत कम, आधे से भी कम डिलीवरीज होती थी जो कि ट्रेंड लोगों द्वारा होती थी, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट द्वारा होती थी, जो ट्रेंड नर्सेस थी वो कराती थी, ऐसा बहुत कम होता था। लेस देन हाफ द कंट्रीज हाउस होल्ड्स कंज्यूम आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो आधे से भी कम लोग
हमारे देश के आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं। लैक ऑफ आयोडीन एडवर्सली अफेक्ट मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। अगर आयोडीन की कमी होगी तो बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ बुरी तरह से प्रभावित होगी। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल एंड वुमेन, लड़कियों के प्रति महिलाओं के प्रति भेदभाव होता है, ये भी देखा गया है। मैनी चिल्ड्रन यूथ एंड एल्डरली आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड आर लेफ्ट टू कोप ऑन देयर ओन। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, यूथ होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं जिनको अपनी फैमिली से सेपरेट कर दिया जाता है। किसी रीज़न की वजह से वो अलग हो जाते हैं और उनको अपनी सारी ज़रूरतें, अपनी सारी जो भी बुरी सिचुएशन है, सबसे अकेले ही डील करना पड़ता है। बाय देम सेल्फ दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट देयर ओन नीड्स। तो खुद से अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करना थोड़ा मुश्किल है और उनको मुश्किल होती है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हमने ये पढ़ा ना यहाँ पे पहले कि क्या रीज़न है क्यों जो ये लोग हैं, चिल्ड्रन, यूथ और एल्डरली, ये तीनों जो हैं ये वनरेबल की कैटेगरी में आते हैं। ये यहाँ पे हमने रीज़न बताया। अब हम बारी बारी एक एक को देखेंगे। पहले चिल्ड्रन को देखेंगे कि क्यों चिल्ड्रन वनरेबल है। Children are vulnerable because childhood is a period of rapid development in all domains, and development in one area influences development in ऑल अदर्स। तो चाइल्डहुड में क्या होता है, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है और एक भी एरिया का डेवलपमेंट अगर प्रभावित हुआ तो सारे एरिया के डेवलपमेंट पे उसका प्रभाव पड़ेगा। एडवर्स एक्सपीरियंस कैन हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। अगर किसी भी एरिया में बच्चे को, मतलब डेवलपमेंट के कई सारे एरिया होते हैं, उन सब एरियाज़ में से अगर किसी भी एरिया में बच्चे को बुरे एक्सपीरियंस हुए तो इसका असर बच्चे के पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट में पड़ेगा। ऑल चिल्ड्रन आर वनरेबल बट सम आर मोर वनरेबल दैन अदर। देखो, छोटे बच्चे सभी वनरेबल होते हैं क्योंकि सब पे बुरी चीज़ों का प्रभाव जल्दी पड़ता है। छोटे बच्चे हैं क्योंकि उनको इतना मेंटली और फिजिकली वो इतने एबल नहीं हो पाते कि वो सारी चीज़ें समझ पाए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं, जो दूसरों की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा वनरेबल होते हैं। दीज आर द चिल्ड्रन हु आर लिविंग इन सच चैलेंजिंग कंडीशंस एंड डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस दैट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिएंट्स आर नॉट मेट एंड दिस प्रिवेंट्स देम फॉर डेवलपिंग देयर फुल पोटेंशियल। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो पाती, ना उनको अच्छे से खाना मिल पाता है, ना न्यूट्रिएंट मिल पाते हैं, ना उनकी हेल्थ को अच्छे से केयर मिल पाती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी उनको नहीं मिल पाती। तो इन वजह से बच्चों की फुल पोटेंशियल का डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं पाता, उनको मौका ही नहीं मिल पाता कि वो अपनी पूरी क्षमता दिखा पाएँ, उनको डेवलप कर पाएँ, उनको पता भी नहीं चलता कि उनके अंदर ये पोटेंशियल है। Data given below clearly highlights that the needs of a large population of child population are not met। तो ये यहाँ पे कोई डाटा बताया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो चाइल्ड पॉपुलेशन में बहुत सारे ऐसी बच्चे हैं जिनकी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं। नियरली 1/3 ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज सफ़र फ्रॉम मॉडरेट और सीवियर माल न्यूट्रिशन। तो 5 साल से जो कम के बच्चे हैं उनमें से 2/3 बच्चे ऐसे हैं जो कि मॉडरेट या सीवियर माल न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। तो कुपोषण से जूझ रहे हैं 2/3 बच्चे, ठीक है। अबाउट 3 मिलियन चिल्ड्रन लिव ऑन द स्ट्रीट्स विदाउट एनी शेल्टर। बहुत सारे बच्चे, 3 मिलियन लगभग बच्चे हैं जो कि स्ट्रीट पे रह रहे हैं बिना किसी छत के, बिना किसी शेल्टर के, उनका खुद का घर भी नहीं है। लेस देन हाफ ऑफ इंडियाज़ चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 and 14 ईयर गो टू स्कूल। तो आधे से भी कम 6 से 14 साल के बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल जाते हैं, जिनको प्रॉपर एजुकेशन मिल पाती है। 17 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया वर्क एज पर ऑफिशियल एस्टिमेट्स। तो 17 मिलियन बच्चे ऐसे हैं इंडिया में जो कि वर्क करते हैं, जो कि इलीगल है, वर्क नहीं कराना चाहिए बच्चों से, लेकिन ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 17 मिलियन बच्चे वर्क करते हैं। हो सकता है ये डेटा बढ़ भी सकता है। द एक्चुअल नंबर्स मे बी इवन मोर। तो ये ऑफिशियल डेटा है ना, 17 मिलियन। एक्चुअल नंबर कुछ और भी हो सकता है, ज़्यादा का ही होता है क्योंकि ऑफिशियल डेटा में हमेशा कम करके ही ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक द नंबर मे बी 44 मिलियन। तो यहाँ पे सिर्फ 17 मिलियन हमारे डेटा के हिसाब से बताया गया है, इंडिया के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से। लेकिन वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है वो ये बोलता है कि लगभग 44 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन एक्ट 2000।
तो यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है वो आया था किसके लिए? छोटे बच्चों के लिए, जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए ये एक्ट आया था। ये यहाँ पे देखो उन बच्चों को भी रखा जाता है जिन्होंने लॉ के अगेंस्ट जाके कुछ किया हो, और उन बच्चों को भी रखा जाता है जिनके साथ कुछ गलत हुआ हो। All children in difficult circumstances need care and protection, but some may violate the law or be involved in anti-social activities. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कानून का उल्लंघन कर देते हैं। The Juvenile Justice Act 2000 is the primary legal framework for juvenile justice in India. तो जुवेनाइल जस्टिस मतलब 18 साल से कम बच्चों के लिए जो न्याय की व्यवस्था है वो इस एक्ट के थ्रू की जाती है। द एक्ट कंसर्न्स इट सेल्फ टू कैटेगरीज ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये जो एक्ट है ये दो कैटेगरी में बच्चों को बांटता है, दो कैटेगरी के बच्चों की बात करता है। पहला तो वो बच्चे दोज हु आर इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जो कि कानून का उल्लंघन करे हों, ऐसे बच्चे। दूसरे वो बच्चे दोज कंसिडर्ड टू बी इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जो कि ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि इनके साथ कुछ गलत हो सकता है, जिनको केयर की और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। The Act provides a framework for the protection, treatment and rehabilitation of the children. तो इस एक्ट के अंदर बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाती है, उनको ट्रीटमेंट भी कराई जाती है उनकी अगर कोई उनको दिक्कत है तो, और उनके रहने खाने की भी व्यवस्था की जाती है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। This act is in compliance with Child Rights Convention and the identified children is in need of care एंड प्रोटेक्शन आर दोज। तो ये जो एक्ट है ना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये चाइल्ड राइट कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो कौन से ऐसे बच्चे हैं वो यहाँ पे आगे बताया गया है। हु आर विदाउट एनी होम और सेटल्ड प्लेस, ऐसे बच्चे जिनका कोई घर नहीं है। दिस इंक्लूड अबंडेंट चिल्ड्रन, इसमें कौन से बच्चे आते हैं? ऐसे बच्चे जिनको त्याग दिया गया हो उनके माँ बाप द्वारा, जो कि स्ट्रीट में रहते हों। रन अवे चिल्ड्रन भी होते हैं जो कि भाग गए हों। मिसिंग चिल्ड्रन जो कि खो गए हों गलती से। तो इन सबको किसकी ज़रूरत है? पहले तो घर की ज़रूरत है। Who live in with a person, guardian or not, who is unfit to exercise control over the child, or where there is a chance of the child being killed, abused or neglected by the person. तो यहाँ पे उन बच्चों को भी रखा जाता है, उन बच्चों को भी माना जाता है कि इनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जो बच्चे सही पर्सन के साथ नहीं रह रहे होते हैं, चाहे वो उनका गार्जियन हो या ना हो। अगर वो किसी ऐसे पर्सन के साथ रह रहे हैं जो सही नहीं है, जो उनकी केयर नहीं कर सकता, जो जहाँ पे चांस है कि बच्चा मारा जा सकता है, बच्चे के साथ अब्यूज़ हो सकता है या बच्चे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो उन बच्चों को भी माना जाता है कि केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हु आर मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड, जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड है उनको भी केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इल और सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज़, ऐसी डिजीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं जो कि इलाज लायक है ही नहीं, जिसका इलाज ही नहीं हो सकता। हैव नो वन हु कैन सपोर्ट और लुक आफ्टर देम, और ऐसा कोई नहीं है जो उनका सपोर्ट कर सके, जो उनका देखभाल कर सके। तो ऐसे बच्चों को भी केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ऐसा माना जाता है गवर्नमेंट द्वारा कि ऐसे बच्चों को भी केयर और प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। Who are abused, tortured or exploited for purpose of sexual abuse or illegal act, जिनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया हो या जिनको इलीगल एक्ट्स जिनसे करवाया गया हो ज़बरदस्ती, जिनको अब्यूज़ किया गया हो, जिनको टॉर्चर किया गया हो, उन बच्चों को भी इस कैटेगरी में रखा जाता है। हु आर वनरेबल टू बीइंग इंडक्टेड इनटू ड्रग अब्यूज़ और ट्रैफिकिंग, ऐसे बच्चे जो इतने वनरेबल हैं कि चांस है कि वो ड्रग अब्यूज़ में हो सकते हैं, वो ट्रैफिकिंग में जा सकते हैं। तो ऐसा अगर भी बच्चे भी हैं तो उनको भी पहचाना जाता है और उनको बचाने की कोशिश की जाती है। हु आर विक्टिम्स ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, सिविल कमोशन और नेचुरल कैलेमिटी, तो यहाँ पे उन बच्चों को भी रखा जाता है जो कि किसी युद्ध का शिकार हुए हों या किसी सिविल कमोशन का शिकार हुए हों या किसी नेचुरल डिजास्टर का भी शिकार हुए हों। हु आर लाइकली टू बी अब्यूज्ड फॉर अनकॉन्शनेबल गेन, ऐसे बच्चे जिनको अब्यूज़ किया जा सकता है उनसे कोई अनएथिकल गेन लेने के लिए, उनसे कोई फ़ायदा उठाने के लिए। दीज इंक्लूड्स एबंडेंट, ऑर्फन्ड, ट्रैफिक्ड,
minor rescued from red light area, child laborers rescued from factories, lost runaways, special need children and children ऑफ प्रिजनर्स। तो ये सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं कि इनका कोई फ़ायदा उठा सकता है, इनसे कोई अनएथिकल गेन लेने के लिए इनको अब्यूज़ कर सकता है, तो इनको भी केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमने उन बच्चों के बारे में पढ़ा जिनको गवर्नमेंट मानती है कि इनको जो है केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर चिल्ड्रन। इन बच्चों के लिए क्या कौन कौन से इंस्टीट्यूशन चलाए जा रहे हैं, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो सबसे पहला और सबसे मेन है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ICDS ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस है। It is the world's largest early childhood program which aims to meet the health, nutrition, stimulation of early learning, education needs of children below 6 years of age in an integrated manner so as to foster their development। तो छोटे बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, उनकी हेल्थ का, उनकी लर्निंग का, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान देने के लिए ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है जो कि छोटे बच्चों के लिए काम कर रही है, छोटे बच्चों के इन एरिया पे फोकस कर रही है। द प्रोग्राम ऑफर, तो इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं, ICDS में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। पहला तो हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन एजुकेशन टू मदर। तो बच्चे का हेल्थ, न्यूट्रिशन और हाइजीन का ध्यान तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ जो मदर्स हैं इन बच्चों की, मतलब 0 से लेकर 6 ईयर तक के बच्चों की जो मदर हैं उनको भी एडुकेट किया जाएगा। नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज्ड 3 to 6, 3 से 6 साल के बच्चों को नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन यहाँ पे दी जाएगी। सप्लीमेंट्री फीडिंग फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स एंड प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स। तो ऐसी मदर्स जो कि प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है या नर्सिंग मदर्स हैं और जो भी 6 साल से कम के बच्चे हैं उनको सप्लीमेंट्री फीडिंग दी जाएगी, छोटे बच्चों को भी और इन मदर्स को भी। ग्रोथ मॉनिटरिंग, बच्चे की ग्रोथ की मॉनिटरिंग होगी कि कितना हाइट के हिसाब से वेट है, कितना वेट होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, सबका मॉनिटरिंग किया जाता है। बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज सच एज इम्यूनाइजेशन एंड विटामिन ए सप्लीमेंट्स। तो बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो भी टीके वगैरह लगाने होते हैं वो भी बच्चे को कराए जाते हैं, विटामिन ए के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं बच्चों को। द प्रोग्राम टुडे कवर्स ओवर 41 मिलियन चिल्ड्रन। तो इतने बच्चों को ये प्रोग्राम कवर कर रहा है। दीज सर्विसेज आर डिलीवर्ड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर एट द चाइल्ड केयर सेंटर्स नेम आंगनवाड़ी। तो ये आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं वहाँ पे ही ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और एक इंटीग्रेटेड मैनर में, मतलब इसी एक ही केंद्र पे ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है SOS चिल्ड्रन विलेज। ये क्या है? This is an independent non-governmental social organization which has pioneered a family approach to long-term care of orphaned and abandoned children। तो जो ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं या जिनको छोड़ दिया गया है उन बच्चों की देखभाल करने के लिए ये संस्था चलाई गई, ये SOS विलेज बनाए गए। ये कैसे हैं? ये इंडिपेंडेंट है, नॉन गवर्नमेंटल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये गवर्नमेंट वाली नहीं है और ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। In each SOS home there is a mother who looks after 10 to 15 children. They grow up in a stable family environment and are supported individually until they become independent young adults. तो ये जो 10 से 15 बच्चे हैं इनकी तब तक देखभाल की जाती है जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, जब तक ये यंग एडल्ट्स नहीं बन जाते, तब तक इनको सपोर्ट और केयर दिया जाता है। The SSO family live together, forming a support village environment and contribute to the social life। तो इस तरह से एक फैमिली में एक मदर है और 10 से 15 बच्चे हैं। इसी तरह कई सारी फैमिलीज़ बनाई जाती हैं और कई सारी फैमिलीज़ मिलके एक SOS विलेज बना देती हैं। और जब ये विलेज हो जाता है तो ये पूरा विलेज का जैसे इन्वायरमेंट होता है उस तरह का इन्वायरमेंट देता है, सोशल लाइफ देता है, बच्चों को बताता है कि कैसे सोसाइटी में उनको रहना है, कैसे बिहेव करना है। अब यहाँ पे ये बताया गया कि फर्स्ट SOS विलेज कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, 1964 में। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन केयर्स फॉर अबाउट 6000 नीडी अबंडेंट चिल्ड्रन इन 40 यूनिक विलेज अक्रॉस द कंट्री। तो आज इन SOS विलेज की संख्या कितनी है? 40, और जो लगभग 6000 तक के बच्चों को मतलब ऐसे 6000 बच्चे जो कि नीडी है, अबंडेंट हैं, ऑर्फन हैं, उनको जो है यहाँ पे रखा जाता है।
नेक्स्ट है चिल्ड्रंस होम रन बाय गवर्नमेंट फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 18 ईयर्स हु आर इन स्टेट कस्टडी फॉर वेरियस रीज़न। तो चिल्ड्रन होम भी चलाए जाते हैं उन बच्चों के लिए जो 3 से लेकर 18 साल के बीच के हैं और जो स्टेट कस्टडी में रह रहे हैं किसी न किसी रीज़न की वजह से। देर आर 3 kinds ऑफ होम्स फॉर चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस होम के अंदर 3 तरह के होम बनाए गए हैं बच्चों के लिए। पहला है ऑब्जर्वेशन होम, वेयर चिल्ड्रन स्टे टेम्पररली टिल द completion ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन टू ट्रैक डाउन देयर पेरेंट्स एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन देयर फैमिली बैकग्राउंड। तो ऑब्जर्वेशन होम में बच्चों को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व किस तरह से किया जाता है, पता लगाया जाता है कि बच्चे के पेरेंट्स कौन हैं, उनका जो उनके पेरेंट्स को ट्रैक करने की कोशिश की जाती है, इन्वेस्टिगेशन होता है उनके बारे में, उनकी फैमिली बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी जाती है। अगर जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, कुछ पता नहीं चल जाता, तब तक बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा जाता है। उसके बाद सेकंड है स्पेशल होम्स, वेयर जेवेनाइल्स अंडर चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज फाउंड गिल्टी इन टर्म ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ आर प्लेस्ड इन कस्टोडियल केयर। तो यहाँ पे उन बच्चों को रखा जाता है जिन्होंने कोई ना कोई क्राइम किया होता है, जिन्होंने लॉ का वायलेशन किया होता है, उनको यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, स्पेशल होम्स में। उसके बाद थर्ड है जुवेनाइल या चिल्ड्रंस होम। इसमें किनको रखा जाता है, देखो ये वाला जो था ना, ये स्पेशल होम थे, यहाँ पे भी जुवेनाइल्स को ही रखा जाता था, लेकिन उन बच्चों को जो कुछ क्राइम किए होते हैं। लेकिन यहाँ पे जुवेनाइल होम या चिल्ड्रंस होम में उन बच्चों को रखा जाता है जिनकी फैमिली मिल नहीं पाई, जो जिनकी फैमिली या तो उनको डेड घोषित कर दिया गया, या वो फैमिली बच्चे को लेना नहीं चाहती या लेने के लायक ही नहीं है, अनफिट है, तो उन बच्चों को यहाँ पे रख दिया जाता है, ठीक है। मतलब ऑब्जर्वेशन होम में बच्चों का ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी फैमिली का पता लगाया जाता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है। अगर इंफॉर्मेशन मिल गई, बच्चों के पेरेंट्स मिल गए, तो बच्चे दे दिए जाते हैं वापस। लेकिन अगर बच्चे नहीं मिले, मतलब सॉरी पेरेंट्स नहीं मिले बच्चे के, तो उस समय, या मिले तो अनफिट कंडीशन में मिले, तो उस समय बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम से चिल्ड्रन होम या जुवेनाइल होम में शिफ्ट कर दिया जाता है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रूम, बोर्ड, एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। यहाँ पे गवर्नमेंट बच्चे की पूरी केयर करती है। इन चिल्ड्रंस होम में बच्चे को पूरी तरह से रूम, घर दिया जाता है, एजुकेशन दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। एफर्ट्स आर मेड टू हेल्प द चिल्ड्रन डेवलप स्किल्स विच विल इनेबल देम टू बिकम प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। बच्चे को हेल्प दी जाती है ताकि वो सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर बन पाए, वो अपनी स्किल को डेवलप कर पाए। फोर्थ है एडॉप्शन। यहाँ पे देखो हम क्या बात कर रहे थे कि बच्चों के लिए क्या क्या इंस्टीट्यूशन, क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो पहला तो ICDS हो गया, दूसरा SOS विलेज हो गए, तीसरा चिल्ड्रंस होम हो गए जो कि 3 तरह के हैं। अब चौथा है एडॉप्शन। एडॉप्शन के तहत भी बच्चों को केयर और प्रोटेक्शन दिया जाता है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ चाइल्ड एडॉप्शन। बहुत लंबे समय से इंडिया में चाइल्ड एडॉप्शन का ट्रेडिशन चलता आ रहा है। अर्ली एडॉप्शन वॉज लिमिटेड विद इन द फैमिली एंड वॉज कवर्ड बाय सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो पहले के समय में क्या होता था, फैमिली में ही एडॉप्शन होता था, ठीक है, फैमिली में ही बच्चे एक दूसरे से अडॉप्ट कर लिए जाते थे अगर पेरेंट्स को कुछ हो गया है तो। बट विथ चेंजिंग टाइम एडॉप्शन बियॉन्ड द फैमिली हैज़ बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड लीगलाइज्ड। तो अब क्या हुआ है, अब फैमिली के बाहर भी बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं और इनको लीगलाइज्ड भी कर दिया गया है, लीगल है ये। In order to strengthen adoption rules and facilitate adoption, the Government of India, under the advice of the Supreme Court, has constituted a central agency, Central Adoption Resource Agency (CARA), to set up guideline for adoption to safeguard the welfare and rights of children. ये एजेंसी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि एडॉप्शन अच्छे से किया जा सके, एडॉप्शन के लिए गाइडलाइंस बनाई जा सके और बच्चे के जो राइट्स हैं उनको ध्यान में रखा जा सके, बच्चे की वेलफेयर को ध्यान में रखा जा सके। तो ये सेफगार्ड है, ये जो कारा है ना, ये सेफ्टी करता है बच्चे के वेलफेयर की, बच्चे के राइट्स की, ठीक है। इस पर फोकस एडॉप्शन वाले पेरेंट्स को नहीं किया जाता, इस पे फोकस बच्चों को किया जाता है कि बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो, बच्चा किसी गलत पेरेंट के हाथ में ना पड़ जाए, ऐसे के हाथ में ना पड़ जाए जो कि शायद बच्चे को फिर बाद में परेशान करे या उसको अब्यूज़ करे। तो बच्चों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वाई आर यूथ वनरेबल। यूथ क्यों वनरेबल है?
यूथ इज़ अ वनरेबल पीरियड ड्यू टू मैनी रीजंस, बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से यूथ को एक वनरेबल पीरियड माना गया है। पहला तो ये है कि बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस है, मतलब बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो इसको आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं। बच्चा अपना आइडेंटिटी समझ ही नहीं पा रहा होता है। प्रिपेयर, अब यहाँ पे वो बच्चा तो नहीं रह गया, यूथ कहेंगे। प्रिपेयरिंग टू टेक एन एडल्ट रोल, टू ऑफ द फोरमोस्ट बीइंग अर्निंग अ लाइवलीहुड एंड मैरिज। तो यहाँ पे बच्चा तैयार हो रहा होता है, यूथ तैयार हो रहा होता है एडल्ट रोल के लिए, कि क्या एडल्ट के रोल है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो बड़ों की तरह बिहेव करे और आगे उसको अपना लाइवलीहुड भी कमाना है, शादी वगैरह भी करनी है। तो बच्चे के ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है, यूथ पे बहुत सारा प्रेशर रहता है, इसी वजह से यहाँ पे वनरेबल पीरियड माना गया है इसको। पीयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आजकल क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत कंपटीशन बाहर बढ़ता जा रहा है। तो उस कंपटीशन में अपने आप को स्टैब्लिश करना, वहाँ पे अपना करियर बनाना, शादी करना, बच्चे पालना, ये सब बहुत कठिन हो गया है। तो ये सारा प्रेशर किसके ऊपर रहता है, यूथ के ऊपर रहता है। विद इन द ब्रॉड कैटेगरी यूथ देर आर सम ग्रुप हु आर स्पेशली वनरेबल। तो देखो यूथ तो वनरेबल है ही, लेकिन कुछ यूथ ऐसे हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही वनरेबल हैं। वो कौन से हैं, रूरल और ट्राइबल एरिया के यूथ जो हैं, आउट ऑफ स्कूल यूथ, ऐसे स्कूल जो कि आउट ऑफ स्कूल है, मतलब स्कूल ही नहीं गए कभी, या तो किसी ना किसी कारण से स्कूल छोड़ दिया है, बाद में बीच में ही एजुकेशन छोड़ दी है। एडोलसेंस, पर्टिकुलरली फीमेल एडोलसेंस को भी वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। यूथ विथ डिसेबिलिटी, अगर कोई फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी है तो भी वनरेबल है। यूथ अंडर स्पेशल डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस लाइक विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफन और एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो इस तरह का अगर कोई बच्चा है, यूथ है, तो भी वो माना जाता है कि वो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में रह रहा है, तो वो वनरेबल है। In order to be socially useful and economically productive, youth need appropriate education and training, adequate opportunities for personal development and advancement. अगर यूथ को सोशली यूज़फुल और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बनाना है तो हमें उसको प्रॉपर एजुकेशन देनी होगी, ट्रेनिंग देनी होगी और उसको मौके देने होंगे ताकि वो खुद की डेवलपमेंट कर पाए, एडवांसमेंट की तरफ जा पाए। दे ऑल्सो नीड रिक्विजिट शेल्टर एंड अ क्लीन इन्वायरमेंट। उनको एक घर की, एक साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। एज ऑल्सो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हेल्थ सर्विस ऑफ क्वालिटी, मतलब उनको हेल्थ केयर सर्विस मिले, अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विस मिले। सोशल डिफेंस, मतलब समाज में उनको बचाया जाए, कोई ऐसा हो जो उनके लिए बचाव करे। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल मैनर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जहाँ जहाँ उनका शोषण हो सकता है वहाँ से उनको बचाने की कोशिश की जानी चाहिए, तभी ये यूथ जो है वो यूज़फुल हो पाएगा सोसाइटी के लिए भी। यूथ प्रोग्राम्स इन इंडिया, अब इंडिया में कौन कौन से यूथ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इन यूथ के लिए। द नेशनल सर्विस स्कीम, जिसको NSS भी बोलते हैं, इट एम्स एट इन्वॉल्विंग कॉलेज लेवल स्टूडेंट इन प्रोग्राम ऑफ सोशल सर्विस एंड नेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट में और सोशल सर्विस में कॉलेज लेवल स्टूडेंट को इन्वॉल्व कराया जाता है, ठीक है। और ये प्रोग्राम कौन कौन से हैं, मतलब कैसे उनको सोशल सर्विस और नेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में इन्वॉल्व कराया जा सकता है। पहला है कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ रोड, स्कूल बिल्डिंग्स, विलेज पॉन्ड्स, टैंक्स एक्सेट्रा। तो इन सब का अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो यहाँ पे बच्चों को इनमें लगाया जाता है ताकि बच्चे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पाए, नेशन की डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छा कर पाए। Activities related to environmental and ecological improvement like tree plantation, removal of weeds from lakes, digging pits, तो गड्ढे खोदना, लेक से घास पतवार निकालना, ट्री लगाना, ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी होती हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ में बच्चों को, मतलब यूथ को इन्वॉल्व कराना चाहिए। एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू हाइजीन एंड सैनिटेशन, इन एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को इन्वॉल्व कराना चाहिए। फैमिली वेलफेयर, चाइल्ड केयर, मास कम्युनिकेशन, इन फील्ड में भी बच्चों को आप ला सकते हो। वोकेशनल ट्रेनिंग इन क्राफ्ट, टेलरिंग, निटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कोऑपरेटिव्स। तो बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, मतलब सिलाई कढ़ाई की, क्राफ्ट की और कोऑपरेटिव को ऑर्गेनाइज कराने की। NSS स्टूडेंट ऑल्सो रेंडर असिस्टेंट टू लोकल अथॉरिटीज़ फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वेरियस रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम टू मीट द नीड ऑफ द इकोनॉमिकली एंड सोशल वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। तो ये जो NSS के स्टूडेंट हैं ना, ये और भी लोकल अथॉरिटीज़ को भी असिस्ट करते हैं, उनका भी सहयोग करते हैं। किन किन मामलों में, अगर मान लो कहीं पे भी रिलीफ प्रोग्राम चलाया जा रहा है, कहीं पे भी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, या कहीं पे भी सोशली जो वीकर
लोग हैं उनके लिए काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे भी एनएसएस के स्टूडेंट काम करते हैं, वो लोकल अथॉरिटीज़ को सहयोग करते हैं। सेकेंड है द नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम। It provides opportunity to students to involve themselves on a whole time basis for a short period of 1 or 2 year in program of national development mainly through नेहरू युवा केंद्र। यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र के थ्रू बच्चों को इन्वॉल्व कराया जाता है नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंडर। ठीक है, कि बच्चों को ये इतना इनकरेज किया जाता है कि वो वॉलंटरली इसमें भाग लें, वो अपनी इच्छा से स्वैच्छिक रूप से इसमें भाग लें। दे आर इन्वॉल्व इन प्रोग्राम्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन। तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से प्रोग्राम है, जैसे एडल्ट एजुकेशन हो गया, यूथ क्लब को इस्टेब्लिश करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क कैंप्स, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रमोशन ऑफ रूरल स्पोर्ट एंड गेम्स। तो इन सब प्रोग्राम के लिए यहाँ पे बच्चों को आगे लाया जाता है कि बच्चे इन सब प्रोग्राम को कराने में हेल्प करें। The Nehru Yuva Kendras also aim to enable the non-student youth of the rural areas to contribute to development of rural areas। तो ऐसा नहीं है कि नेहरू युवा केंद्र में सिर्फ स्कूल वाले या कॉलेज वाले स्टूडेंट ही होते हैं, जो नॉन स्टूडेंट हैं उनको भी इनमें शामिल किया जाता है, रूरल एरियाज़ के नॉन स्टूडेंट्स को, कि वो अपने एरियाज़ की जो डेवलपमेंट है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। These activities are organized for the purpose of helping the non-student youth acquire literacy and numeracy skill for self-reliance। तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज़ कराई जाती है नेहरू युवा केंद्र में नॉन स्टूडेंट्स से, वो इसलिए कराई जाती है ताकि ये जो लोग हैं जो कि नॉन स्टूडेंट यूथ हैं ये थोड़ी सी लिटरेसी ला पाएँ, न्यूमेरिकल स्किल्स भी इनकी थोड़ी सी डेवलप हो पाए, जिसकी वजह से ये खुद पे भरोसा कर पाए, इनको पता चले कि इनकी वैल्यू क्या है, ये कहाँ स्टैंड करते हैं। अपग्रेड देयर फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ एंड मेक देम अवेयर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ देयर डेवलपमेंट, दस मेकिंग द यूथ फंक्शनली एफिशिएंट, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड सोशली यूजफुल। तो इस तरह से बच्चों को अपनी खुद की वैल्यू पता चलती है, इनको अपना डेवलपमेंट का पॉसिबिलिटी पता चलता है कि कहाँ कैसे वो अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इस तरह से यूथ अपने आप को यूज़फुल बना पाते हैं, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ एडवेंचर। तो नेहरू युवा केंद्र के अलावा जो हमारे यूथ हैं उनके लिए एडवेंचर का भी प्रमोशन किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे यूथ क्लब्स खोले गए हैं जहाँ पे एडवेंचरस एक्टिविटी कराई जाती है। मैनी यूथ क्लब्स एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ लाइक माउंटेनियरिंग, हाइकिंग, एक्सप्लोरेशन फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टडी ऑफ फ्लोरा एंड फौना in the mountains, forest, desert and sea, swimming, cycling etc। ये सारी एक्टिविटीज़ यूथ क्लब कराता है और ये सब वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। ठीक है, फाइनेंशियली इनको सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से, ताकि वो गवर्नमेंट भी चाहती है ना कि एडवेंचरस एक्टिविटी को प्रमोट किया जाए, यूथ को इन सब चीज़ों में लगाया जाए, इसीलिए ये जो गवर्नमेंट है इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग देती है, इनको फाइनेंशियली असिस्ट करती है। These activities are aimed at encouraging the spirit of adventure, risk-taking, cooperative teamwork, capacity of ready and vital response to challenging situation and endurance among the youth। तो यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ जो है ना, ये इनका एम क्या है, इनका ये एम है कि वो एडवेंचर की स्पिरिट को इनकरेज करते हैं कि बच्चा एडवेंचरस बने, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो, टीम वर्क वो कर पाएँ और उनको चैलेंज को फेस करना आता हो, कोई भी चैलेंजेस हो उनके ऊपर जो रिस्पॉन्स करना है वो रिस्पॉन्स अच्छा हो। तो इस तरह से चैलेंजिंग सिचुएशन में भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के लिए बच्चे को यहाँ पर रेडी किया जाता है। नेक्स्ट है स्काउट एंड गाइड्स। तो ये भी यूथ के लिए ही होता है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग स्काउट्स एंड गाइड्स, ऑर्गेनाइजिंग रैलीज एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देती है कि स्काउट गाइड को ट्रेनिंग दिया जाए और कोई भी रैलीज ऑर्गेनाइज कराई जाए। This aim at developing the character of boys and girls to make them good citizens by inculcating in them a spirit of loyalty, patriotism and thoughtfulness for others। यहाँ पे स्काउट गाइड में लड़के और लड़कियों के कैरेक्टर को डेवलप करने की कोशिश की जाती है, उनमें गुड सिटीजनशिप की भावना लाने की कोशिश की जाती है ताकि उनके अंदर लॉयल्टी आए, पैट्रियाटिज्म आए और दूसरों के लिए थोड़ी सी केयर आए, थोड़ी सी थॉटफुलनेस आए, दूसरों के बारे में ये सोचें। ऐसा स्काउट गाइड में उनको बनाया जाता है। ऐसी
चीज़ें उनके अंदर डेवलप की जाती है। इट ऑल्सो प्रमोट्स बैलेंस्ड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एंड इनकलकेट्स अ डिज़ायर फॉर सोशल सर्विस। तो यहाँ पे फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट भी बच्चों का होता है, साथ ही साथ सोशल सर्विस के लिए उनके अंदर एक डिज़ायर भी आता है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम। India is participating in Commonwealth Youth Program, which is aimed at making the youth participate in development process of their respective countries. तो जिस भी कंट्री के यूथ हैं वो अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे काम करते हैं, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन देते हैं। तो कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम का यही एम है कि हर कंट्री का यूथ अपने कंट्री की डेवलपमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दे। Under this program, 3 regional centers for advanced studies in youth work have been set up in India, Chandigarh, Zambia and Guyana. तो यहाँ पे 3 कंट्रीज़ में रीजनल सेंटर्स खोले गए हैं यूथ वर्क की स्टडीज़ के लिए। यहाँ पे किसकी स्टडी होती है? यूथ वर्क की स्टडी होती है, ठीक है, एडवांस स्टडी होती है यहाँ पे यूथ वर्क की। और ये 3 सेंटर कहाँ पे हैं? इंडिया में चंडीगढ़ में है, जाम्बिया में है और गुयाना में है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। कैंप्स, सेमिनार्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द एम टू प्रमोट ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ। तो यहाँ पे कैंप्स और सेमिनार्स लगाए जाते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया जा सके यूथ के अंदर। किन किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग? द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ कंट्री का, हमारे इंडिया का जो भी कल्चर और हिस्टोरिकल हेरिटेज है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जानी चाहिए। द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द पीपल एट ऑफ डिफरेंट रीजन एंड इन्वायरमेंट। किस तरह से लोग रहते हैं डिफरेंट रीजन में, कैसे कैसे लोग डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। तो ये चीज़ें भी लोगों को बच्चों को पता होनी चाहिए, इनके बारे में भी बच्चों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सोशल कस्टम्स एक्सेट्रा इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। जिन भी जो भी अलग पार्ट हैं कंट्री के, हमको पता है ना कि हमारी कंट्री में कितनी डाइवर्सिटी है। तो सोशली भी बहुत सारी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ है, बहुत सारे अलग अलग कस्टम्स देखने को मिलेंगे हर सोसाइटी में। तो उन कस्टम्स को जानना, अलग अलग रीति रिवाजों को समझना, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए भी ये कैंप्स और सेमिनार्स चलाए जाते हैं। तो देखो नाम से समझ में आ रहा है ना, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जा रहा है कि बहुत सारी हमारे अंदर डाइवर्सिटी है, फिर भी एक इंटीग्रेटेड भावना, एक यूनिटी वाली भावना हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो यूथ के अंदर स्पेशली ये भावना डेवलप कराई जाती है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है वाई आर एल्डरली वनरेबल। अब हमने चिल्ड्रन पढ़ लिया, यूथ पढ़ लिया, अब हम एल्डरली की, बूढ़े लोगों की बात करेंगे। तो क्यों, कुछ रीजंस यहाँ पे बताए गए हैं कि क्यों एल्डरली वनरेबल है। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस एज में हेल्थ जो है वो चिंता का विषय हो जाती है, क्योंकि हेल्थ डिग्रेड होने लगती है, ठीक है। बहुत सारे एल्डरली ऐसे हैं जिनको डिजीजेस भी हो जाती हैं, और आइसोलेशन एंड अ सेंस ऑफ बीइंग अ बर्डन ऑन अदर्स। थोड़ी आइसोलेशन में भी चले जाते हैं। अक्सर इस एज में लोग अकेले रह जाते हैं और इनको ये लगने लगता है कि हम दूसरों के ऊपर बर्डन भी हैं। फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यंगर जनरेशन। अपने से जो यंगर जनरेशन होती है उस पर ये लोग फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस एज में लगभग लोग काम तो कर नहीं पाते, रिटायर हो जाते हैं, तो किस पे डिपेंडेंट हो गए? अपने बच्चों पे। तो ऐसा उनको लगता है कि वो बर्डन बन गए हैं दूसरों के ऊपर। एजिंग हैज़ बिकम अ मेजर सोशल चैलेंज। तो यहाँ पे एक सोशल चैलेंज भी देखा जाता है, क्योंकि अब सोशली भी ये उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते, किसी भी सोशल इवेंट में उतनी जल्दी पहुंच नहीं पाते, उतने एक्टिव सोशली ये नहीं रह पाते। कौन? बूढ़े लोग। तो कुछ यहाँ पे प्रोग्राम चलाए गए हैं इन लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लोकल बॉडीज आर इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द एल्डरली इन इंडिया। तो इनके लिए हर लेवल पे डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, पंचायती राज लेवल पे, लोकल बॉडीज़ भी चला रही है तरह तरह के प्रोग्राम। तो उनमें से कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला है ओल्ड एज होम टू प्रोवाइड फूड, केयर एंड शेल्टर। तो इनको फूड, केयर और शेल्टर देने के लिए ओल्ड एज होम बनाए गए हैं, ताकि अगर ऐसे जो एल्डरली हैं जो कि एबंडेंट हैं, जिनको छोड़ दिया गया है, जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रह रहे हैं, तो उनको फूड, केयर और शेल्टर दिया जाए। रेस्पाइट केयर होम्स एंड कंटिन्यूअस केयर होम। तो यहाँ पे इनको कंटिन्यूअस केयर होम में भी रखा जाता है, जहाँ पे इनकी लगातार केयर की जाती है। older person who live in old age homes but are seriously ill requiring continuous nursing care। तो ऐसे लोग जो कि ओल्ड एज होम में रह रहे हैं लेकिन बहुत बीमार हैं, तो इनको कंटिन्यूस नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है, और ये केयर इनको यहाँ से मिलती है, रिस्पाइट केयर होम्स से या कंटिन्यूस केयर होम से। फिर है मल्टी सर्विस सेंटर्स फॉर ओल्डर पर्सन। इनके लिए मल्टी सर्विस सेंटर्स भी खोले गए हैं।
टू प्रोवाइड डे केयर, एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ केयर, कंपेनियनशिप। तो यहाँ पे इनको डे केयर दी जाती है, एजुकेशन भी थोड़ी मोड़ी दी जाती है, साथ ही साथ इंटरटेनमेंट इनको बहुत ज़रूरी होता है वो दिया जाता है, हेल्थ केयर भी दी जाती है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपेनियनशिप, मतलब इनको एक साथी दिया जाता है, एक सहयोगी दिया जाता है जिससे ये लगातार बात कर सकते हैं, कोई ना कोई इनको साथी यहाँ पे मिल जाता है। क्योंकि इन्हीं के एज ग्रुप के लोग वहाँ पे रह रहे हैं। Mobile Medicare units to provide medical care to the older person living in rural and isolated and background areas। तो ऐसे बूढ़े लोग जो कि रूरल एरिया में रह रहे हैं या बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं या जो आइसोलेटेड एरियाज़ में रह रहे हैं, मतलब एकांत एरिया में, उनको मेडिकल सर्विसेज उतनी अच्छे से मिल नहीं पाती क्योंकि वो बहुत दूर दूर होती हैं। तो उनको मोबाइल मेडिकेयर सर्विस उनके लिए दी जाती है, उनको मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स उनके लिए चलाई गई है जो उनके घर जाके उनको सर्विस देती है। डे केयर सेंटर्स फॉर एल्जाइमर्स डिजीज़ डिमेंशिया पेशेंट्स। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि एल्जाइमर वाले डिजीज़ से पीड़ित हैं या डिमेंशिया के पेशेंट हैं, उनको भी डे केयर दिया जाता है क्योंकि ऐसे पेशेंट क्या होते हैं, भूलने लगते हैं चीज़ें, इनको चीज़ें याद नहीं रहती। हेल्पलाइंस एंड काउंसलिंग सेंटर फॉर ओल्डर पर्सनस। तो हेल्पलाइन सेंटर्स भी स्टार्ट किए गए हैं, काउंसलिंग भी की जाती है इनकी। फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स फॉर ओल्डर पर्सन, इनके लिए फिजियोथेरेपी क्लिनिक भी खोली गई है। अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन एंड केयर गिवर। तो केयर गिवर और ओल्डर पर्सन के बीच में एक अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है ताकि जो केयर गिवर हो उसको अवेयरनेस हो कि ओल्डर पर्सन को क्या चाहिए, और ओल्डर पर्सन को भी एक अवेयरनेस दी जाती है कि कैसे वो रह सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसा वो सोचते हैं कि वैसा ही हो जाए, ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा अपने आप को बर्डन समझे, ज़रूरी नहीं कि हर कोई उनको बर्डन ही समझ रहा हो। तो ये सारी चीज़ें उनको समझाई जाती हैं, अवेयरनेस लाई जाती है। लाइक सेल्फ केयर, उनको ओल्डर पर्सन को ये भी बताया जाता है कि कैसे वो खुद की केयर कर सकते हैं, कैसे वो हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कर सकते हैं जहाँ पे वो डिजीज़ से बच सकते हैं। अगर उनको कोई डिजीज़ है तो उनका मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है। प्रिपरेशन फॉर ओल्ड एज, हेल्दी एंड प्रोडक्टिव एजिंग, इंटर जनरेशन बॉन्डिंग, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे सिखाई जाती है वो है इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग। मतलब कैसे जो अलग अलग जनरेशन के लोग हैं उनमें आपस में बॉन्डिंग हो, कैसे वो एक दूसरे को समझें। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया जाता है। सेंसिटाइजिंग प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन पर्टिकुलरली इन स्कूल एंड कॉलेजेस। तो थोड़ी सी सेंसिटिविटी क्रिएट की जाती है बच्चों के बीच में ताकि वो सेंसिटिव हो पाएँ अपने दादा दादी के लिए, जो भी उनके घर में ओल्ड एज के लोग हैं उनके लिए। तो ये सेंसिटिविटी जनरेट करने के लिए भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं और बेसिकली स्कूल और कॉलेज में ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिसको NOAPS भी बोलते हैं, इसमें क्या किया जाता है, ओल्ड एज में पेंशन दी जाती है। मेंट फॉर ओल्ड पर्सनस हु आर कंसीडर्ड डेस्टिट्यूट, मतलब ये उन ओल्ड पर्सनस के लिए है जिनका कोई नहीं है, जिनको मान लिया जाता है, जिनको गवर्नमेंट ये समझती है कि इनका कोई सहारा नहीं है, इनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, इनको कोई जो फैमिली मेम्बर हैं वो इनको छोड़ चुके हैं, इनको कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो उनको ये पेंशन की सुविधा दी जाती है। बेनिफिशरीज शुड बी अबव 65 ईयर्स, तो 65 साल से ऊपर का होना चाहिए जो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहता है वो। नीड टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ एज एंड देयर डेस्टिट्यूट स्टेटस, तो उसको अपनी एज का प्रूफ देना पड़ेगा, साथ ही साथ इन लोगों को अपना डेस्टिट्यूट स्टेटस भी बताना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा कि कैसे कौन हमारे बच्चे हैं, उन्होंने हमें छोड़ा है या नहीं। मतलब गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि सच में ये लोग उस लायक हैं कि नहीं कि इनको पेंशन दी जाए। द स्टेट गवर्नमेंट कैन ऐड टू द अमाउंट फॉर देयर ओन रिसोर्स, तो स्टेट गवर्नमेंट इस पेंशन में अपने तरफ से भी कुछ अमाउंट ऐड कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। तो अब हमने यहाँ पे तो पढ़ लिया ना कि चिल्ड्रन, यूथ और एल्डरली कैसे वल्नरेबल है। अब अगर इस फील्ड में उनके लिए जो भी इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं, इस फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हो, आप उनके लिए इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो या किसी भी तरह से उनके लिए काम करना चाहते हो, तो आपको इस फील्ड में करियर बनाने के लिए क्या क्या स्किल की ज़रूरत होगी वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द फॉलोइंग आर सम स्किल्स एंड एबिलिटीज़ यू नीड टू डेवलप। तो इस यहाँ पे आपको कुछ स्किल और एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेंगी जो इस प्रकार है। सबसे पहली है पीपल स्किल। रनिंग और वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इंटरेक्टिंग विद पीपल इन डिफरेंट रोल्स
एंड फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। तो अगर इन ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना है या इन ऑर्गेनाइजेशन को आपको चलाना है तो आपको डिफरेंट पीपल से डील करना आना पड़ेगा। अब ये जो डिफरेंट पीपल हैं ये डिफरेंट एज के हो सकते हैं, इनका काम डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ये डिफरेंट बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं। द फॉलोइंग आर सम ग्रुप्स ऑफ पीपल यू आर लाइकली टू इंटरेक्ट विथ। तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनसे आपको इंटरेक्ट करना पड़ सकता है, वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो किसी न किसी कम्युनिटी से आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। द प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो भी प्राइवेट सेक्टर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, आपको वहाँ पे बातचीत करनी पड़ेगी। कंपनीज में बातचीत करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे एनजीओज हो, वहाँ पे आपको बातचीत करनी आनी पड़ेगी। द ऑफिशियल्स इन द गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनसे बात करनी आनी पड़ेगी। पीपल विथ द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात करना भी आना पड़ेगा। तो ये पीपल स्किल है। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, रनिंग और मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्राम इन्वॉल्व हैंडलिंग फाइनेंसेस, रिक्रूटिंग पर्सनल, रेंटिंग स्पेस, बाइंग इक्विपमेंट, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड स्टॉक। जब भी आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाओगे तो वहाँ पे आपको फाइनेंसेस को हैंडल करना पहले तो आना पड़ेगा। आपको लोगों की रिक्रूटमेंट भी करनी पड़ेगी, जो भी घर आपने किराए पे लिया है उसका रेंट देना पड़ेगा, इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे, रिकॉर्ड, स्टॉक सबको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में आता है। अब है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि इस फील्ड में आने के लिए आपके पास क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। An undergraduate degree in home science, also known by other names such as family and community science। तो family और community science भी home science को कहते हैं। तो इसमें एक undergraduate डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और सोशल वर्क और एनी अदर सोशल साइंस। तो सोशल वर्क में भी आपके पास डिग्री हो सकती है, अगर होम साइंस में नहीं है तो किसी अदर सोशल साइंस में भी हो सकती है, जैसा वहाँ पे मांगा गया हो आपसे। कुछ और भी कोर्सेज हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन एनजीओ मैनेजमेंट, एनजीओ मैनेजमेंट में आप सब सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। डिप्लोमा इन यूथ डेवलपमेंट वर्क। अब इसके बाद है स्कोप। अगर आप इस फील्ड में पढ़ाई कर लेते हो, आपके पास जितनी नेसेसरी स्किल हैं वो सब हैं, तब आपके लिए क्या स्कोप है, क्या क्या करियर आप बना सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोग्राम यू विश टू बी इन्वॉल्व विथ एंड योर ऑन इंक्लिनेशन, द फील्ड ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ पॉसिबिलिटी। तो मतलब जिस प्रोग्राम में आप जाना चाहते हो, जो आपका मतलब इंटरेस्ट है, उस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी फील्ड में जा सकते हो। यहाँ पे कुछ करियर एवेन्यूज या एरियाज बताए गए हैं। सेट अप योर ओन इंस्टीट्यूशन फॉर सर्विसेज टू एनी टारगेट ग्रुप। तो ये तीनों में से, यूथ, एल्डरली और चिल्ड्रन, इन तीनों में से किसी भी टारगेट ग्रुप के लिए आप अपना खुद का इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो। देखो, तीनों को इकट्ठे टारगेट तो आप नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है। तो किसी भी एक को ध्यान में रख के आप अपना इंस्टीट्यूशन खुद का स्टार्ट कर सकते हो। बी अ मैनेजर इन एन एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन और अ प्रोग्राम। किसी भी ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है या कोई भी प्रोग्राम जो चल रहा है, उसमें आप मैनेजर की तरह काम कर सकते हो। अगर आपके पास उतनी डिग्री है तो आप उसमें जा सकते हो। बी अ रिसर्चर कंसल्टिंग विथ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशन। जो ऑलरेडी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं या जो भी इंस्टीट्यूशन इस फील्ड में काम कर सकते हो, वहाँ पे आप रिसर्चर बन सकते हो। वहाँ पे आप कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हो। वहाँ पे एडवाइस दे सकते हो कि कैसे प्रोग्राम को चलाना है, क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट किया। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।